तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये संडे सेशन हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखते हैं कि अगर आप सेशन देख रहे हो, कुछ डाउट है या फिर आप योगा सिखा रहे हैं और कुछ आपके कंफ्यूजन है, कुछ कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बिना संकोच के। तो आज शुरू करते हैं। पहला सवाल किसका है? एक तो अगर आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन ऑन कर लोगे तो बेहतर होगा, वो टू वे कम्युनिकेशन अच्छा होगा ना, मैं अकेला अकेला बोलता रहूंगा। सो आइए, पहला सवाल किसका है? सब दूसरों के सवाल सुनने आए हैं? कोई नहीं, तो फिर हम एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है जो कि ज्यादातर योगा टीचर्स को मतलब का होगा। सो ये है डाइजेशन और एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी में कोई भी चीज डाइजेस्ट कैसे होती है और फिर एक्सक्रीशन प्रोसेस कैसे होता है। तो यहाँ डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस का एक्सक्रीशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी बॉडी टॉक्सिन्स बनाती कैसे है। क्योंकि योग में या प्राकृतिक चिकित्सा में जो मूल सिद्धांत है इलाज करने का, वो है कि आपके शरीर में जब टॉक्सिन्स का कलेक्शन हो जाएगा तो आप बीमार होंगे। और अगर आप इन टॉक्सिन्स को बाहर निकाल पाते हैं तो आप सेहत की ओर जाएंगे। तो हम बीमार होते कैसे हैं और टॉक्सिन्स को कैसे हम बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, इन दोनों चीजों पे आज बात करते हैं। अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो हम सवाल भी लेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं कि एक इंसान जो सुबह उठ के नाश्ते के लिए कचौरियाँ या फिर पराठे खाना पसंद करता है। हम सब जानते हैं कि कचौरियाँ अच्छा नाश्ता नहीं है, लेकिन अच्छा नाश्ता क्यों नहीं है ये समझते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि भाई कचौरियाँ जो है वो तेल में डीप फ्राई होती हैं तो इसमें ट्रांस फैट होता है, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। लेकिन फिर आप देखोगे कि कुछ लोग कचौरियाँ खा के भी बिल्कुल एक्टिव रहते हैं और कुछ लोग कचौरियाँ खाते ही तरह तरह की तकलीफों की कम उनकी लिस्ट चालू हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्या है कि एक इंसान एक खाने को खा के डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, वहीं दूसरा इंसान उस खाने को खा के डिस्कम्फर्ट नहीं फील कर। आप में से कुछ लोग हैं जिनको कचौरियां खा के तकलीफ नहीं होती, वो भी घर वाली नहीं, बाहर वाली? कोई नहीं है? सबको तकलीफ होती है? चलिए, मुझे नहीं होती वैसे। सो कचौरियाँ जब हम खाते हैं तो कचौरी में भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी यूज करेगी और उससे हम ताकत पाके दिन भर के अपने सारे काम कर पाएंगे। अगर आप देखो जो डेली बेसिस पे लेबर काम करती है, वो कचौरी खा के भी उसको कुछ ऐसा नुकसान नहीं होगा। लेकिन कोई अगर बहुत आराम से अपने घर में बैठ के कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहता हो, ऑफिस जाके काम करके चला आता हो, और फिर वो अगर कहीं बाहर से बुरे हुए तेल में तली हुई कचौरियां खा ले तो शायद उसको तकलीफ हो जाएगी। तो ये किसी के इंसान को तकलीफ हुई, किसी को नहीं हुई, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है उसके ब्रेन और बॉडी के कनेक्शन के ऊपर। जब आपका ब्रेन आपकी बॉडी से बेहतर कनेक्ट होगा तो आपके स्टमक में कितना HCl सिक्रीट होना है ये बेहतर होगा। तो लाइक अगर मुझे सुबह कचौरी खानी है तो मेरे स्टमक में ठीक ठाक मात्रा में HCl का सिक्रेशन होना चाहिए। अब ये HCl क्या करेगा? ये मेरे उस कचौरी के जो भी एंटी न्यूट्रिएंट, मैं यहाँ पे एंटी न्यूट्रिएंट शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि जो चीज मुझे पोषण न दे के नुकसान पहुंचाएंगी, उन सभी एंटी न्यूट्रिएंट्स को स्टमक क्या करेगा? खत्म कर देगा, स्टेरलाइज कर देगा। तो ये उस परिस्थिति में करेगा जब मेरा ब्रेन बेहतर तरीके से तैयार हो। और अगर ब्रेन अच्छे से नहीं तैयार है तो ये दिक्कत होगी। सबसे बड़ी चीज ये है।
कि आपका ब्रेन आपके स्टमक पे HCl कितनी मात्रा में सिक्रीट कर रहा है। माफ कीजिए। अब ये HCl का सिक्रीशन जो है ये अलग अलग इंसान में अलग अलग तरीके से होता है। जो रेगुलर बेसिस पे सही तरीके से ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन अच्छा रख पाते हैं, उनका HCl का सिक्रीशन उनकी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा होता रहता है। जिनका ब्रेन और बॉडी कनेक्शन अच्छा नहीं है उनमें ये सिक्रीशन वेरी करते रहते हैं, कभी ज्यादा हो जाएंगे, कभी कम हो जाएंगे, कभी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कभी बहुत कम हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में फिर चांसेस ज्यादा है कि उसका खाया हुआ कचौरी उसके स्टमक को नुकसान पहुंचाए, उसके आंतों को नुकसान पहुंचाए, एब्जॉर्ब होके जाके उसके लिवर को नुकसान पहुंचाए। लेकिन अगर उसका HCl का सिक्रीशन जो है ये बेहतर होगा तो उसकी बॉडी में ये टॉक्सिन्स नहीं जाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो है किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए HCl का सिक्रीशन अच्छा होना जरूरी है। अब ये HCl का सिक्रीशन अच्छा होना जरूरी है ये तो आपको समझ में आ गया, पर क्या कारण है कि ये HCl अच्छे से सिक्रीट नहीं होता, और क्या ऐसा बदलाव करें कि ये HCl ठीक से सिक्रीट होने लगे। ये दो बहुत जरूरी चीजें हैं, अगर आपने इनको इम्प्रूव कर लिया तो आप देखोगे बहुत हद तक आपकी बॉडी बाहर के खाने से बीमार होना बंद हो जाए। तो योग में आपने एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस पढ़ी होगी कुंजल की, है ना, स्टमक वॉश का एक प्रोसेस। तो जो कुंजल का प्रोसेस है उसमें आपकी बॉडी आपके स्टमक के भीतर जो सेल्स हैं जो HCl सिक्रीट करती हैं उनके ऊपर की लेयर को क्लीन करने का काम करती है। ठीक। तो जो स्टमक के भीतर आपके बीटा ब्लॉकर सेल्स हैं इनका काम है HCl सिक्रीट करना। और ये HCl कब सिक्रीट करेंगे? जब ब्रेन बोलेगा। अगर ब्रेन नहीं बोलेगा तो ये HCl सिक्रीट नहीं करेंगे। मतलब इनके पास ऐसा कोई सेंसर नहीं है कि इन्होंने देखा अच्छा खाना आ रहा है तो ज्यादा सिक्रीट कर दो, खाना नहीं आ रहा है तो कम सिक्रीट करो, ऐसा सेंसर नहीं है इनके पास। जब ब्रेन कंफर्टेबल स्टेट पे होगा तो उसको पता है कि भाई मुझे भूख लगनी चाहिए, मुझे एनर्जी की जरूरत है, तो ब्रेन क्या करेगा? ये HCl सिक्रीट कराता है। और जब ये HCl सिक्रीट होता है तब हमें खाने की इच्छा होती है। आपने सुना हो ना, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जब भूख लगे तभी खाना खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह के 8 बज गए या नाश्ता कर लेते हैं, अच्छा 2 बज रहे हैं चलो लंच कर लेते हैं, शाम के 4 बज गए चलो चाय पी लेते हैं। तो इस तरीके से खाने से जरूरी नहीं है कि HCl सिक्रीट हो। या फिर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, आपके फेवरेट कचौरी वाले की दुकान मिल गई और आप रुके और आपने कचौरियां मार ली, तो ये जो इस तरीके से खाना है हमारा, ये नुकसान वाला खाना, ये खाना हमें तकलीफ पहुंचा सकता है। तो हमें किस तरीके का खाना खाना चाहिए? जब भूख लगे तब खाना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि हमें तो भूख ही नहीं लगती, हमें मतलब इसका मतलब खाना ही नहीं चाहिए। हो सकता है आप में भी कोई हो या आपके सर वो कोई भी टाइम हो फिर खाने का, चाहे 3 बजे का, 4 का, मतलब जब भूख लगे। भूख जब लगे तभी खाना चाहिए। अब ये तो रात को 2 बजे भी अगर भूख लगे तो रात को 2 बजे भी खाना चाहिए। ठीक। सो ये भूख लगना जो है ये समय से नहीं है। भूख लगने का आशय, यहाँ जो भूख लगने का मतलब है वो जरूरत से। जब आपकी बॉडी को एडिशनल एनर्जी की जरूरत होगी, एक इसको ऐसे समझो कि आपके पास एक जनरेटर है, जनरेटर में आपने डीजल डाला, 15 लीटर डीजल है जनरेटर। अब आपका जनरेटर चल रहा है। अब उसमें आप देखोगे एक मार्कर होता है कि इतने लीटर का जब रिजर्व डीजल रहता है तो वो आपको इंडिकेट कर देता है कि भैया देखो डीजल अब कम हो रहा है, अगर आपको लंबा चलाना है और डीजल डालना पड़ेगा। सेम ऐसा आपकी कार में भी होता है।
कि आपको पता चल जाता है कि भाई अब आपकी गाड़ी बस इतना ही चलेगी, तो फिर से पेट्रोल या डीजल डाल लो आप। तो जैसे ये मशीनें आपको बताती हैं, उसी तरीके से आपकी बॉडी भी आपको बताती है कि भैया भूख लगी है, अभी आप फ्यूल डालो, नहीं तो आगे मैं काम करने में ट्रबल करूंगी। लेकिन बॉडी के साथ ऐसा है कि बॉडी थोड़ा अलग तरीके से काम करती है। जैसे अगर आप जनरेटर में डीजल न डालो तो जनरेटर एक टाइम के बाद बंद हो जाए, बॉडी एक टाइम के बाद बंद नहीं होगी, स्लो हो जाए। बॉडी की ये खासियत है कि बंद नहीं होगी, ये स्लो हो जाए। जब आप इसमें फ्यूल नहीं डालोगे तो धीरे 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 बचे हुए फ्यूल में आराम आराम से अपने काम को बढ़ाएगी। तो अगर आप देखो एक दिन पूरा खाना ना खाओ आप, तो उस दिन आप थोड़े लेथार्जिक फील करते हो, थोड़े इनएक्टिव फील करोगे। सम टाइम आप अगर पुरानी एनर्जी ज्यादा रखते हो, तो हो सकता है खाना ना खाने से आप ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक फील करो। ये दोनों ही परिस्थिति हो सकती है। अब ये दोनों परिस्थितियां कैसे होती हैं ये समझ लीजिए। अगर आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो है, आपके खाने से एनर्जी बनाने का प्रोसेस अगर स्लो है और आपने खाना नहीं खाया, तो आप लेथार्जिक इनएक्टिव फील करेंगे। अगर आपके खाने से एनर्जी बनाने का प्रोसेस अच्छा है, तो आप एक्टिव और एनर्जेटिक फील करोगे। माफ कीजिए, थोड़ा वेदर इन्फेक्शन। तो ये जो टाइम है आपका, जो खाने का, जो आपके खाने के साथ साथ आपके एनर्जी बनाने का प्रोसेस है, ये प्रोसेस एक्चुअली मैटर करता है कि आपको भूख लगेगी या नहीं लगेगी, खाना खाने से एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी, खाना ना खाने के बाद भी एक्टिव एनर्जेटिक रहोगे नहीं रहो। तो एक इंसान के लिए सिर्फ खाना, सही समय पे खाना ही जरूरी नहीं होता। अगर आपको भूख खूब लग रही है, आप खूब मन से खाना खा रहे हो, फिर भी जरूरी नहीं है कि आप एक्टिव और एनर्जेटिक रहेंगे। आपको भूख कम लगती है, लेकिन आपका बॉडी हाइपर एक्टिव मोड पे रहता है, एनर्जेटिक मोड पे रहता है, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सारा सिस्टम ठीक है। तो जो इंसान बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, उनको अगर भूख नहीं लग रही तो भी प्रॉब्लम है। जो इंसान बहुत लेजी फील करते हैं और उनको भूख लग रही है, वो भी ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ भूख लगना ही इस बात की गारंटी नहीं है कि सब कुछ अंदर ठीक लग रहा है, और सिर्फ भूख न लगना ही इस बात की गारंटी नहीं है कि सब कुछ अंदर ठीक चल रहा है। भूख लगना या न लगना, ये सिर्फ एक चीज की बात करता है कि आपका ब्रेन आपकी बॉडी से कितना बेहतर कनेक्ट है। ठीक। तो ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन अच्छा होना मतलब आपको भूख अच्छा लगे। अब दूसरी चीज जो जरूरी चीज है वो है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में ब्रेन का बहुत रोल नहीं है। मेटाबॉलिज्म जो है वो आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है कि आप कितने फिजिकली एक्टिव या इनएक्टिव। अगर कोई इंसान एक दिन, आज जैसे अगर आपको लगे कि यार मैं बहुत दिनों से बहुत लेजी हो रहा हूँ, कल सुबह आप उठो और चले जाओ, पार्क में जाओ या किसी जिम में चले जाओ, किसी योगा क्लास में चले जाओ, या कहीं स्टेडियम में जाके खूब सारे खेल खेल के आ जाओ, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म नहीं बदलेगा। इससे क्या होगा कि आपके पास जो एनर्जी थी वो कंज्यूम हो जाएगी, बाद में आप लेथार्जिक और इनएक्टिव फील करेंगे। इवन नेक्स्ट डे आपको पेन और डिस्कम्फर्ट भी आएगा। जैसा कि आपने देखा होगा, आपकी योगा क्लास में आने के बाद नेक्स्ट डे आपके ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स ये
फील करते हैं। तो पेन होना, डिस्कम्फर्ट होना, ये आपके पुअर हेल्थ की निशानी नहीं है, ये पुअर मेटाबॉलिज्म। अगर आपकी बॉडी सही मेटाबॉलिक फेज पे नहीं है तो दूसरे दिन आपको पेन और डिस्कम्फर्ट होगा। वही इंसान अगर लगातार 2 हफ्ते आपकी क्लास में आ जाए तो अब वो पेन डिस्कम्फर्ट की बजाय एक्टिव और एनर्जेटिक फील करने लगे। क्यों वो एक्टिव और एनर्जेटिक फील करने लग रहा है? क्योंकि अब उसकी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस थोड़ा बेहतर होने लगा है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है, ये सिर्फ एक्सरसाइज से भी नहीं, इसके लिए कुछ पैरामीटर्स जरूरी हैं जो आपके बेहतर होने चाहिए। सो पहला पैरामीटर है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो पूरी मात्रा में पहुंचे। तो आपने देखा था ना, कोविड के टाइम पे हम ऑक्सीजन सिचुएशन देख रहे थे कि किसकी बॉडी में ऑक्सीजन का स्तर कैसा है, ऑक्सीजन का परसेंटाइल कैसा आ रहा है आपकी बॉडी में। 90 के नीचे जाते ही हम थोड़े चिंतित हो जाते थे, 94 95 तक ठीक ठीक मिलता था। सो ये जो ऑक्सीजन का स्तर है आपकी बॉडी में, ये कितना बेहतर है, अभी कोई भी चेक करेगा तो उसका 95 मिल जाएगा। तो फिर ये ऑक्सीजन का स्तर बेहतर हुआ? नहीं। कितना ऑक्सीजन यूज कर रही है बॉडी, वो जरूरी चीज। आपकी बॉडी हर बार कितनी ऑक्सीजन यूज कर रही है, ये ज्यादा जरूरी है। लाइक एक एग्जांपल से समझिए कि मैं 3000 मिलीलीटर एयर एक बार में इनहेल कर लेंगे। 3000 मिलीलीटर। अब इस 3000 मिलीलीटर एयर का जो रेशियो है, इसमें ऑक्सीजन का स्तर बहुत थोड़ा सा है। एनवायरनमेंट की एयर में ऑक्सीजन का स्तर बहुत थोड़ा सा। अब उस स्तर में मानिए एक हाइपोथेटिक एग्जांपल हम लेते हैं कि 1000 भी नहीं, 500 मिलीलीटर, 700 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, कैलकुलेशन इजी रहेगी। 500 मिलीलीटर जो एयर ऑक्सीजन की थी, अब उस 500 मिलीलीटर ऑक्सीजन से मैं कितना ऑक्सीजन यूज करूंगा अपने बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, ये एक्चुअली है जरूरत की बात। तो 500 का अगर 4% भी मैंने मानो यूज किया, औसत लोग 4 से 6% यूज करते हैं, तो अगर 4% मैंने यूज किया तो कितने मिलीलीटर ऑक्सीजन हो गई? मतलब 50 50 50 50, 250। 250 भी नहीं, 250 मिली। 250 मिली भाई, 250 क्यों, 25 मिली। 5 5 25 ना, 25 ml सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन मेरी बॉडी ने यूज किया और बाकी का जो है वेस्ट हो गया। तो आप हर बार एफर्ट करके एनवायरनमेंट से जो एयर अंदर ले जा रहे हो, वो बड़ी बात नहीं है। उससे कितनी हवा यूज कर रहे हो, ये बड़ी बात। अक्सर हमारे योगा टीचर फ्रेंड्स यही गलती करते हैं। जब उनको कुछ समझ में नहीं आता तो वो क्या कहते हैं, प्राणायाम करिए जी ठीक हो जाएगा, प्राणायाम करने से फायदा हो जाएगा, मेडिटेशन करने से फायदा हो। एक्चुअली प्राणायाम या मेडिटेशन ये उस स्तर की प्रैक्टिसेस है जहां इंसान का बेसल मेटाबॉलिक रेट हायर साइड पे। पर अगर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी अच्छे से ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है, मतलब अगर हम अच्छे से डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हैं। आ रहा हूँ इसी पे आ रहा हूँ। देखिए, तो जब आपकी बॉडी एनर्जी वाइज अच्छा फील करेगी, एक्टिव रहेंगे आप, आपको अगर किसी ने आके कोई काम बोला और आपके मुंह से अरे यार आज नहीं कल कर लेंगे, ये न निकले, और उस काम को करने के बाद भी आपके चेहरे पे प्रसन्नता रहे,
रात की नींद अच्छे से आ जाए, सुबह उठने के बाद आप एक्टिव और एनर्जेटिक फील करें, तो इसका मतलब है कि ये पूरा प्रोसेस अच्छा चल। और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो इस पूरे प्रोसेस में कमी। समझ रहे? एक तो होता है कि हम अपने दिन भर के काम बस बिता लेते हैं। अब जैसे एक आम इंसान, एक आम भारतीय की बात करें, तो बेचारा सुबह उठता है, नहाता धोता तैयार होके अपने ऑफिस भाग के जाता है। ऑफिस के अपने काम निपटाने के बाद घर आता है, और कहीं वाइफ ने अगर फोन कर दिया कि आते वक्त सब्जियां ले आना, तो बेचारा इधर उधर से कहीं से एक दुकान में जाएगा जहां उसको सारी सब्जियां मिल जाए, वहीं से वो सारी सब्जियां उठाएगा और घर लाके चलाएगा। ठीक। अब घर आने के बाद मानो बच्चों ने जिद कर ली या वाइफ ने कहा कि चलो यार उनके यहाँ चलना, ये करना वो करना, अब वो एकदम डल होके बैठ गया, अरे यार ये क्या आफत है, मैं पूरा दिन भर काम करके आ रहा हूँ, अब तुम्हारा ये नाटक कुछ आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है। वहीं दूसरे सिनेरियो में इंसान ऑफिस से खुशी खुशी लौटता है, सब्जियां लाते वक्त कुछ बच्चों के लिए भी चीजें लेके आता है, और फिर आने के बाद खुद ही कहता है कि चलो हम थोड़ा मार्केट तक घूम आते हैं, चलो ये कराते हैं वो कराते हैं। तो ये है अच्छा मतलब। ये तो हुआ चलो एक मेल के पर्सपेक्टिव से। फीमेल्स के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि सर मैं अपने से रिलेटिव कुछ पूछ सकती हूँ एक क्वेश्चन? ये कंप्लीट सर मैं कर। सुबह कुछ, जी जी सर ठीक है। देखिए, जब भी हमारी बॉडी इस स्टेज पे है कि हम अपने कामों के लिए एडिशनल एनर्जी नहीं बना पा रहे, तो हम क्या करेंगे? इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड या लेथार्जिक फील करेंगे, ये इनएक्टिव फील। इसमें सिर्फ एक रोल ऑक्सीजन नहीं है, इसमें दूसरा जो रोल है वो है थायरॉक्सिन हार्मोन का। कई बार आपकी बॉडी ऑक्सीजन तो ज्यादा कंज्यूम करना चाहती है, लेकिन ऑक्सीजन कंज्यूम करके भी वो एनर्जी में कन्वर्जन नहीं कर पाती, बिकॉज आपके ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो थायरॉक्सिन चाहिए वो उसके पास नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, ऐसे लोग वजन में थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, और मोस्ट ऑफ टाइम वो आलस या थकान महसूस करते हैं। तो अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए सिर्फ ऑक्सीजन ज्यादा आना जरूरी नहीं है, अच्छी मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन भी जरूरी है। इसीलिए आप देखोगे कि डॉक्टर जब एक बार आपको थायराइड की दवाई दे देती है, तो फिर जल्दी वो बंद नहीं करना चाहती। वो नहीं चाहती कि आपकी ये दवाई कम हो, बंद हो, चाहती जैसा चल रहा है चलने दो। इसके पीछे कारण ये है कि आपकी डॉक्टर चाहती है कि आपको बाकी के काम काज के लिए एनर्जी की कमी ना हो। ठीक। तो थायरॉक्सिन हार्मोन बेहतर हो, ये अगेन डिपेंड करता है आपके हाइपोथैलेमस की हेल्थ के ऊपर। तो आपका हाइपोथैलेमस का हेल्थ अगर अच्छा है, तो टीआरएच अच्छा रिलीज होगा, और जब टीआरएच अच्छा रिलीज होगा तो टीएसएच पिट्यूटरी अच्छा बनाएगी, और जब पिट्यूटरी टीएसएच अच्छा बनाएगी तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन अच्छा बनाएगी। तो हम योगा टीचर जब भी किसी को सुनते हैं ना कि थायरॉक्सिन की प्रॉब्लम है या टीएसएच ठीक नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? उज्जाई करिए, गले को सिकोड़िए, या फिर हम क्या कहते हैं? हलासन करिए, सर्वांगासन करिए, इससे आपकी प्रॉब्लम बेहतर हो जाए। भैया प्रॉब्लम यहाँ है ही नहीं है, तो इसको सिकोड़ने से। नेक्स्ट रिलेटिव आसन बताते हैं सर। भाई जब प्रॉब्लम यहाँ है ही नहीं है तो इसको क्यों सिकोड़ना? अभी आपने देखा कि थायरॉक्सिन ना आने के पीछे थायराइड ग्लैंड का कोई रोल नहीं।
तो जब थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम ही नहीं है, तो थायराइड ग्लैंड को कितना भी आप उज्जाई कर लीजिए, नहीं इंप्रूवमेंट। सेम यही चीज आप सर्वांगासन या हलासन कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। मतलब लोगों को ये लगता है कि यहाँ प्रॉब्लम है, इसको दबा दो, इसको सिकोड़ दो, इसको खींच दो तो फायदा होगा। मैं देखता हूँ कुछ मेरे मित्र अजीब अजीब सी शक्लें बना के इसको पूरा टाइट करके कहते हैं थायराइड ग्लैंड बेहतर हो जाएगा। तो अब आपने फिजियोलॉजी समझ ली, बेसल मेटाबॉलिक रेट का एक बेसिक फंडा समझ लिया कि आपके पास ऑक्सीजन भी ज्यादा होनी चाहिए और आपका हाइपोथैलेमस टीआरएच भी अच्छा बनाना चाहिए, तब जाके आपको थायरक्सिन ठीक मिलेगा। तो अभी आपको जरूरत कहाँ है काम करने, हाइपोथैलेमस पे है या ऑक्सीजन कंजप्शन, दो चीजों की जरूरत है काम करने की। ऑक्सीजन कंजप्शन अच्छा होगा तो नया ऑक्सीजन बॉडी ट्रैप करके आपको देगी। तो पहली चीज ऑक्सीजन कंजप्शन अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज उस कंजप्शन के टाइम पे बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन भी अच्छा होना चाहिए, तब जाके किसी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। और जब ये मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो वो क्या होगा, पकौड़े समोसे कचौरियां कुछ भी खा ले, तकलीफ नहीं होगी। अब यहां मेरी बात समझिएगा, मैंने कहा कि इनमें से कुछ भी खा ले तकलीफ नहीं होगी, लेकिन कब, जब कभी कभार महीने में एक आध बार, 2-3 महीने में एक आध बार हो। अगर ये समोसे कचौरी जलेबियां रोज होंगी तो जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी को ज्यादा एचसीएल की जरूरत होगी, और वो एचसीएल आगे हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करेगा, तो हमको हाइटल हार्निया हो सकता है, हमको अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकता है, फ्लैचुलेंस बन सकती है, ईसोफेजियल रिफ्लेक्स हो सकता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि रोज समोसे कचौरी जलेबी या छोले भटूरे खाना अच्छा है, पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कभी अगर जरूरत पड़े तो आप ये कहो कि नहीं नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा, मेरे को तकलीफ हो जाएगी। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सिस्टम अच्छा होगा तो एकाध बार खाने से कोई बड़ी आफत नहीं आएगी। क्लियर? तो ये होगा कैसे, बहुत सिंपल सा तरीका, आपको अपना ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा करना होगा, आपका नर्वस सिस्टम बेहतर करना होगा, जो कि डेवलप होगा बेहतर बैलेंसिंग पोस्चर करने से। जब आपकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए आपके नर्वस सिस्टम को एडिशनल स्ट्रेन करना हो, जैसे मानो मैं एक पैर पे खड़ा होता हूँ वृक्षासन, तो क्या होगा कि मेरा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मेरी बॉडी को एक पैर पे बैलेंस करने के लिए ट्राई कर रहा है। उसी बीच मानो मेरे लिवर ने कॉल किया सिंपैथेटिक नर्व को, तो लिवर को बोले भाई यार प्लीज देख ले, अभी अभी जब मैं तेरी तरफ ध्यान दूंगा तो गिर जाएगा, तो लिवर को प्लीज करेगा, फिर लंग्स को प्लीज करेगा, किडनी को प्लीज करेगा, है ना, सारे ऑर्गन्स को प्लीज करेगा। ये सारे ऑर्गन्स उसकी बात मान के थोड़ी देर का विश्राम कर लेंगे। तो जब ये अभी उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो जब बाद में उनको अगर ये अकड़ दिखाएगा तो वो पकड़ के ठूस नहीं देंगे इसको। तो जितने लंबे समय तक आप बैलेंस करोगे, उतना आपका नर्वस सिस्टम क्या होगा, आपके शरीर के प्रति ज्यादा जवाबदेह या जिम्मेदार हो जाएगा। तो अगर आप वृक्षासन, ताड़ासन, नटराज आसन, है ना, वृश्चिक आसन या कोई भी ऐसा आसन जिसमें आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस बना के आपके पोस्चर को मेंटेन करना पड़ता हो, ऐसा आसन करेंगे तो क्या होगा, आपका नर्वस सिस्टम बेहतर रिस्पॉन्स करेगा, तो आपका ब्रेन आपकी बॉडी के लिए अवेयरनेस ज्यादा बेहतर डेवलप कर। सेम टाइम अगर आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी और जुगुलर आर्टरी पे ब्लड फ्लो अच्छा होगा, तो जो मेनिंजस लेयर पे सूजन है वो कम होगी, जिसकी वजह से आपका हाइपोथैलेमस सही से जीएनआरएच भी बना पाएगा, सही से टीआरएच भी बना पाएगा।
जब टीआरएच और जीएनआरएच दोनों अच्छे होंगे तो आप देखोगे मेटाबॉलिज्म और हॉर्मोन्स का मैकेनिज्म दोनों बेहतर हो जाएगा। यही वजह है कि आपने देखा होगा बहुत सारी फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव ट्रबल्स बढ़ती जा रही है। और इस रिप्रोडक्टिव ट्रबल्स को बढ़ने के पीछे जो बड़ा कारण है वो है हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस। और ये हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस आया क्यों? क्रेनियल प्रेशर बढ़ा, मेनिंजस लेयर पे सूजन आई, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस को स्ट्रेस हुआ, उसने सही से सिक्रीशंस नहीं हुई। तो एक इंसान एक्टिव और एनर्जेटिक हो ही नहीं पाता। तो अब वो गलती से जलेबी कचौरी समोसे कुछ भी खा लेगा तो उसका पेट खराब हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, गैस बन जाएगी, एसिडिटी रहेगी, डिस्कम्फर्ट रहेगा, ब्ला 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 प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि अभी आप एक बहुत बेसिक सी चीज समझे होंगे कि हमारा बॉडी कैसे बेहतर तरीके से काम करता है। इसमें गैसेस एक्सचेंज भी बहुत जरूरी है ना? तो सिर्फ वृक्षासन करने से फायदा नहीं होगा, साथ साथ आपको ऑक्सीजन कंजप्शन भी बढ़ाना होगा। ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? सेल्स में बार बार कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच लेके आना होगा। तो जब आपकी सॉफ्ट टिश्यूज में कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच आएगा, स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच आएगा, तो आपके सेल्स मैक्सिमम क्या करेंगे? ब्लड को एक्सचेंज करेंगे खुद से। एक सेल के भीतर खून आया, सेल टुकड़ा तो खून चला गया कहाँ? वेन में। फिर जैसे फैलेगा तो फिर से आर्टरी से ब्लड आ जाएगा। तो आर्टरी से सेल में बार बार ब्लड आना और सेल से बार बार वेन में ब्लड जाना, ये जब तक नहीं होगा तब तक ऑक्सीजन कंजप्शन अच्छा नहीं होगा। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। अगर ये दो चीजें आप करते हो तो किसी भी इंसान की मेटाबॉलिक हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मेटाबॉलिक हेल्थ अगर इम्प्रूव नहीं है तो बहुत तरह की बीमारियां आती हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, पीसीओडी है, अर्थराइटिस है, ये या फिर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ रही है, लिवर पे सूजन है, या फैटी लिवर हो रहा है, ये सारी बीमारियां आपको मेटाबॉलिज्म से आती हैं। तो अगर आपने एक बेसिक चीज अच्छी सीख ली तो आप सारी मेटाबॉलिक डिजीजेस को इम्प्रूव करने का तरीका सीख जाओगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके काम की होगी और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड भी करेंगे। अब आपके कुछ सवाल अगर हो तो हम सवाल ले सकते हैं। सीमा, आप कुछ पूछ रहे थे? सर अभी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड बताया आपने, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है ना? एक बच्चा है तो 13 साल का हो गया, तो वो खाना खाने के बाद तुरंत मोशन के लिए जाता है, मतलब आधा 10-15 मिनट के बाद या आधे घंटे बाद। मैं तो जब भी देखती हूँ ऐसा ही रहता है। ये बच्चे का दिमाग स्थिर नहीं। जब और किसी भूख भी लगती है सर, ये नहीं कि फिर खाना नहीं खाता, मतलब मोशन निकलेगा उससे 1 घंटे बाद ही खाना चाहिए फिर। नहीं नहीं, ये बच्चे का दिमाग स्थिर नहीं है, जिससे जो इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो एनर्जी के बाद ये मूवमेंट बढ़ती है। और जब ये मूवमेंट बढ़ती है तो उसको बार बार खाने के बाद मोशन आता है। तो जो बच्चे मानसिक रूप से थोड़े परेशान हैं, ऐसे बच्चों में ये बहुत सिंपली देखने को मिलेगा। तो ऐसे बच्चे को खाना तो अच्छा दीजिए ही, उसकी एक्टिविटी थोड़ा बढ़ाइए, उसका खेलना कूदना बढ़ाइए, पर उसके मन की खुशी को थोड़ा तवज्जो दीजिए। क्योंकि एक्टिविटी स्लो है सर, बिल्कुल एक्टिविटी नहीं है। नहीं, वो आपके बताने से ही मैं समझ गया था। तो ऐसे बच्चे में मन को और बॉडी को दोनों को इम्प्रूव करने की जरूरत होगी, क्योंकि इंटेस्टाइन की पैरास्टैटिक मूवमेंट भी आपके ब्रेन से ही होती है। तो जब आपका ब्रेन ये ग्लूकोज पाता है तो वो मूवमेंट बढ़ा देता है, दैट्स वाई खाने के बाद मोशन होता है। यही बीमारी अगर किसी बड़े में होती है तो इसको हम बोलते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। पर ये बच्चों में है तो बच्चों में जाहिर सी बात है कि उनके ब्रेन और उनके न्यूट्रिशन का सही मैकेनिज्म नहीं हो रहा,
तो आप इनको थोड़ा फिजिकली एक्टिव करोगे, थोड़ा ब्रेन को रिलैक्स करोगे, चीजें बेहतर होगी। ठीक है। जी सर। सर एक मुझे अपने से, मैं सुबह उठती हूँ तो मैं एनर्जेटिक रहती हूँ, यानी कि कभी लेथार्जी फील करती हूँ। जी। और फिर नाश्ता करने के मतलब सुबह उठ के मैं 4 से 5 या 10 से 11 रिपीटेशन सूर्य नमस्कार के करती हूँ। और जो आपने बताया था कि सर आसनों में टाइमिंग को बढ़ाओ, तो मैं 5 मिनट जैसे पश्चिमोत्तानासन, बस उष्ठासन और शीर्षासन और वृक्षासन, ये 4 आसन करती हूँ। बस इसी में 5 5 मिनट मतलब टाइमिंग को बढ़ा रही हूँ। ठीक है। एक्टिव रहती हूँ उस टाइम। फिर नाश्ता करने के बाद, घर के घरेलू काम करने के बाद, फिर मैं इतनी मतलब लेजीनेस फील करती हूँ, बहुत थकी हुई हूँ। अगर लेट जाऊँ तो बस फिर मेरा उठने का मन नहीं करता। अभी भी मैं 11 बजे तक सोच रही कि कल की 12 बजेंगे फिर घर के काम करूंगी। सीमा, ये तो आप, बहुत ही। ये हाँ सिर्फ जी। आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत सारी उन फीमेल्स की प्रॉब्लम है जो मेहनत तो बहुत करती हैं लेकिन सही न्यूट्रिशन नहीं है। तो आपकी बॉडी की जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो तो पूरी हो रही है, पर जो रिपेयर कैलोरीज चाहिए वो नहीं हो रही। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपको, जो अच्छे एसेंशियल अमीनो एसिड्स चाहिए, उनकी कमी है, इस वजह से ऐसा हो। तो सरल भाषा में ये समझ लो कि थोड़ा प्रोटीन वाला खाना ज्यादा खाओ, है ना, इससे बेहतर हो जाएगा। साथ साथ थोड़ा सा विटामिन डी और B12 का टेस्ट कर लेना। ठीक है। विटामिन बी और B12 सर, हाँ जी। सप्लीमेंट उसमें ले सकते हैं सर? भाई पहले टेस्ट तो करिए। जी सर, ठीक है। थैंक यू। चलिए राघवी, कुछ पूछ रहे हैं आप? Namaskar, sir. First of नमस्कार। all, happy Vaisakhi to everyone and to you too. uh, सर मेरे जेठ हैं, उनको रिसेंटली MND का हुआ है डायग्नोज। लेकिन पिछले 1 साल से वो डिप्रेशन में भी हैं। उनको अपने मदर के गुजरने का डिप्रेशन हो गया था, बिकॉज तब वो कनाडा में थे और मदर इन लॉ यहाँ पे गुजर गए और वो आ नहीं सके उनकी लास्ट। तो तब उन्होंने, तब से उनके दिमाग में ये प्रोसेसिंग थोड़ी चल पड़ी और डिप्रेशन में तो पिछले साल से ही है। बट ही वॉज ऑलवेज स्माइलिंग एंड डूइंग एक्टिविटीज, गोइंग टू शॉप, टॉकिंग टू एवरीबडी, डांसिंग, बट डिप्रेस्ड तो वो थे। लेकिन अब रिसेंटली महीने से क्या हो गया कि उनके शोल्डर्स झुक गए हैं, उनकी नेक झुक गई है, एंड ही इज नॉट एबल टू स्पीक। वो बोलते हैं अपनी तरफ से मगर हमको सुनाई नहीं देता। लिप्स तो हिलते हैं बट क्या हमको सुनाई नहीं देता। एज क्या है? उनकी अराउंड अबाउट 60 है सर। 60। अच्छा। शुगर सो डायबिटिक भी है कुछ टाइम से वो। ठीक है। तो उनका लिवर फंक्शन ठीक है? उनकी ये केस मुझे लगता है आपने मुझे इसके लिए मैसेज भी किया था। मैं थोड़ा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ट्रेवल कर रहा था, इस वजह से आपसे बात नहीं हो पाई। आप ऐसा करिए, माफ कीजिए, मैं थोड़ा ट्रेवल किया ना तो पानी चेंज की वजह से थोड़ी दिक्कत है। तो आप मुझे उनकी थोड़ी रिपोर्ट्स भेज दीजिए। मुझे थोड़ा ठीक है सा सर। उनका लिवर फंक्शन देखना है, उनका ठीक है प्रेजेंट सर। का ग्लूकोज लेवल कैसा अभी मेंटेन हो रहा है वो देखना है। कोई नर्व कंडक्शन टेस्ट वगैरह भी हुआ है? हाँ जी, हुआ। ठीक, तो वो वो भी भी, हुआ है। हाँ वो भी मुझे भेजिएगा। हाँ। अगर कोई हाँ जी, सीटी हाँ जी। स्कैन हो तो वो भी मुझे भेजिएगा। फिर हम हाँ इसको जी। देखते हैं कि हम किस तरीके से इनको इम्प्रूव हम्म। करने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये जब तक, उनका वो भी होना है अभी, पेट स्कैन जिसको कहते हैं, लाइक। ठीक है कोई बात नहीं। अभी मुझे हम्म। जो आपके पास हम्म। नर्व कंडक्शन टेस्ट है उससे ही हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ काम करने की जरूरत है। हाँ लिवर जी। फंक्शन हमें ये बता देगा कि मेटाबॉलिज्म अच्छा चल रहा है कि नहीं, सो दैट मसल हेल्थ डिक्रीज्ड है या नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। दोनों ही कंडीशंस को हम फिर उसी अकॉर्डिंग आगे बढ़ाएंगे। आप कहाँ ठीक है रहते सर, हैं? ठीक आप दिल्ली में ही रहते हैं? है। जलंधर में। अच्छा, आप जलंधर में हो। हाँ जी, नहीं, हाँ जी। नहीं तो मैं चाहता कि एक बार आप उनको हमारे पास लेके आओ, क्योंकि ये सर जो, ऐसा भी कर लेंगे। हाँ, पहले एक बार आप मुझे रिपोर्ट्स भेजो, हाँ, फिर हम रिपोर्ट्स भेज देते हैं। तो क्योंकि अभी फैमिली लगी हुई है, कई डॉक्टर्स पर दिखाना, ये करना वो करना, तो एक बार ही थोड़ा सा वो इस इस प्रोसीजर इस कर लें कंडीशन अपना। इस कंडीशन में नेचुरोपैथी बहुत इफेक्टिव है। हाँ जी। तो आई एक, एम प्रमोटिंग देम फॉर दैट ओनली। जी, तो एक बार बट आप वो भेजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की जरूरत है।
ठीक है। जी 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 जी। थैंक यू। आई विल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी। आइए, कोई दूसरा सवाल? जी सर, जी। एक चीज मैं पूछना चाहती थी सर, कि जैसे आपने बोला कि मतलब ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन भी मैटर करता है ना, मतलब एक्चुअली सिर्फ कंजप्शन ही नहीं, एब्जॉर्प्शन भी। तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? एब्जॉर्प्शन तभी होगा ना जब कंजप्शन होगा। हाँ। मैंने एक वो सॉफ्ट वाला स्पंज होता है ना, हम्म। इतना छोटा टुकड़ा 1 लीटर पानी में डाल दूं, क्या वो पूरा 1 लीटर पानी खत्म कर देगा? नहीं। नहीं ना। ना। लेकिन अगर इतना बड़ा टुकड़ा मैं 5 ml पानी में डाल दूं, तो पानी हम्म। दिखेगा भी नहीं। नहीं। तो ठीक इसी तरीके से एब्जॉर्प्शन हम्म। कंजप्शन से जुड़ा हुआ है। जी। कि जितना मेरी बॉडी कंज्यूम करेगी, उतना मेरी बॉडी नेक्स्ट टाइम एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करेगी, ये राइट। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है इसको समझिए। जी। मानो 5 ml ऑक्सीजन यूज हुई तो 5 ml कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। जी। तो ये 5 ml को 5 ml कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया? रिप्लेस कर दिया। जी। अब जब मेरी बॉडी 5 ml कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को देगी, तो जी। लंग्स से क्या करेगी? 5 ml ऑक्सीजन लेगी। हम्म। तो ये गिव एंड टेक का रिश्ता है। जी। अब इसमें लोग कहते हैं फिर तो ये बढ़ेगा ही नहीं कभी, 5 ml अगर ले हम्म। रही है तो 5 ml ही देगी। ऐसा नहीं है। कई बार हमारी बॉडी जब ज्यादा जरूरत हो तो वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। इसीलिए हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, एरोबिक और एनारोबिक दो तरीके का। तो हम्म। मानो मेरी बॉडी ने जब 5 ml ऑक्सीजन लेके 8 ml कार्बन डाइऑक्साइड बना दी, तो अब ये हम्म। 8 ml कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तो 8 ml ऑक्सीजन आ जाएगी। समझ रहे हो? हम्म। फिर जब मैं प्रोसेस पे रहूंगा तो ये 8 ml ऑक्सीजन 10 ml कार्बन डाइऑक्साइड पे कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर ये जी। 10 ml कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, 10 ml ऑक्सीजन आने लगेगी। जी। ये मेरे ऑक्सीजन के यूज पे निर्भर करता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे कितनी ऑक्सीजन मिलेगी। ओके। आप जो आपके 2 बच्चे हो मानो, और दोनों हम्म। बच्चों को आपने एक एक पराठा दे दिया उनके जी। लिए। हाँ, एक बच्चा कंज्यूम जो खाने करेंगे। पीने में थोड़ा लेजी है, एक बच्चा खाने पीने में तेज है। हम्म। तो जो लेजी है बेचारा किसी तरीके से आधा पराठा खत्म किया, दूसरे ने पूरा हम्म। पराठा खत्म कर दिया। हम्म। तो बीइंग अ मदर आप क्या करोगे? जिसका आधा पराठा बचा है उसको तो बोलोगे बेटा इसको भी खत्म करो, लेकिन जिसका जी। खत्म हो गया उसको आप बोलोगे बेटा और दे दूं। हाँ जी। हम्म। तो जी ठीक जी। इसी तरीके से हमारी बॉडी भी रिएक्ट हम्म। तो सर, जैसे फिर कंजप्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या हम प्राणायाम वगैरह करेंगे? प्राणायाम। प्राणायाम तो इनटेक बढ़ाता है ना। हाँ जी। कंजप्शन जो है वो जब तक हम वेसल्स का ब्लड हम्म। सेल में नहीं लाएंगे, सेल नहीं का लाएंगे। ब्लड वेन्स में नहीं ले वेन जाएंगे, में नहीं लाएंगे जी। तब तक कैसे होगा? तो उसके लिए सर क्या कॉन्ट्रैक्शन की हमें कुछ आसनास करने पड़ेंगे? आप जब भी किताब पढ़ते हो, योग की कोई भी किताब पढ़ते हो, हम्म। तो सबसे पहले यही चीज सिखाई जाती है। हम्म। सूक्ष्म पढ़े आपने? हाँ जी। एक बहुत अच्छी बुक है आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, उसमें जी। पवन मुक्त सीरीज पूरी बताई गई है। हाँ हाँ जी, है सर, तो उस दिन आपने मांगी थी ना, मतलब आई मीन आप डिस्कस कर रहे थे, तो वो बुक तो है मेरे पास। पवन मुक्त सीरीज का मतलब ही ये है कि आपके सेल्स के भीतर जी। प्रोसेस को इम्प्रूव करना। जी। तो अगर आप अपने सेल्स के भीतर प्रोसेस को इम्प्रूव करोगे तो चीजें नेचुरली होंगी। ठीक है। तो एक सवाल और था मेरा, कि जैसे मैंने मतलब मैं अटेंड तो मैं नहीं कर पाई थी, बट मैं अभी आपका वो पीसीओडी वाला एक सीरीज देख रही थी, है ना, जिसमें शायद 4 सेशंस आपने 5 सेशन एक्सप्लेन करे, तो होंगे, उस, 5। हाँ, 4 या 5। तो आई वाज जस्ट मतलब लिसनिंग दैट। तो उसमें भी जैसे आपने कुछ आसन और प्राणायाम, और उसके साथ साथ आपने क्या नाम है, जैसे होल्डिंग, सूर्य नमस्कार, ये सारी चीजें हमें बताई हैं करने के लिए, हार्मोन बैलेंस करने के लिए, और पीसीओडी से वो करने के लिए। उसके साथ साथ क्या हमें ये बैलेंसिंग पोजेस इंक्लूड करने पड़ेंगे, क्योंकि वो उसमें तो पवन मुक्तासन की सीरीज है पूरी ना? उसमें जो जो एडवाइस किया गया है वो स्पेसिफिक पीसीओडी की 2 कंडीशंस को डील करते हैं। एक है हम्म। हाइपरप्लेटनीमिया और दूसरा है हाइपर एंड्रोजन।
इन दोनों ही परिस्थिति के लिए वो प्रोटोकॉल बिल्कुल प्रभावी प्रोटोकॉल है। आप उसको आंख मूंद के प्रैक्टिस करा दो, 3 मंथ में आपको डिफरेंसेस दिख जाएंगे। ओके। और तो ये जो हमने, लेकिन जो अभी हम बात कर रहे थे ये कि डिफरेंस बैलेंसिंग पोजेस की। ये बहुत बड़े स्तर पर बात की। जी। अभी हमने सिर्फ इसका बहुत छोटा सा, आपको सिर्फ एक समझ विकसित करने की बात कही है कि बताइए। देखो भैया, प्राणायाम का अपना फायदा है, एक्सरसाइज का अपना हम्म, फायदा है, हम्म, आसन का अपना फायदा है। यहाँ मैंने आपको कोई गाइडलाइन नहीं दी कि प्राणायाम नहीं करना है या प्राणायाम करना है। मैंने यहाँ बिल्कुल नहीं कहा कि एक्सरसाइज नहीं करनी है या करना है। हम्म। मैंने यहाँ ये भी नहीं किया कि आसन नहीं करना नहीं है या नहीं करना नहीं सर, है। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसे किसी को, अगर किसी का T3 T4 या TSH में इम्बैलेंसमेंट है ना, चाहे वो T4 हो T3 हो, बड़ा हो कम हो, जो भी हो, मतलब हाइपोथायराइज्म हो या हाइपरथायराइज्म हो, तो उन केसेस में आप मतलब ये कह रहे हैं कि सिर्फ उज्जई से काम नहीं चलेगा, मतलब ऑफ सिर्फ कोर्स उज्जई। ऊंचाई से कुछ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ये मतलब ये तो समटाइम्स आई ऑल्सो फील दैट कि हर जगह पे उज्जई क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज ये सारी चीजें पिट्यूटरी से लिंक्ड है। पिट्यूटरी हाइपोथैलेम, आई मीन हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को सिग्नल जाता है, क्या तो है मैं बता पिट्यूटरी दूं रिलीज करती है। क्यों लिखा है, ये मैं बता देता हूँ। क्योंकि जी। अगर इतनी सारी किताबों में लिखा है तो गलत तो नहीं लिखा होगा। या सर हमें अभी तक एब्सोल्युटली। यही पढ़ाया कि उज्जाई करो, थायराइड ग्लैंड को बस एक्टिव करने के लिए उज्जाई करो, गले से रिलेटिव आसन नहीं, करो। नहीं, नहीं। दरअसल वो किताब लिखने वालों की कमी नहीं है, वो बहुत बड़े स्तर पे लिखी गई किताबें हैं। दरअसल क्या होता है कि जो आपका थायराइड ग्लैंड है, ये जो थायरॉक्सिन बनाता है, ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा ग्लैंड है। जी। और इस पूर जब मधुमक्खी आप देखते हो कि छत्ते में शहद भरती है, तो जितनी जगह होती है पूरा भर देती है। कभी अगर मधुमक्खी का छत्ता गिरा हो तो आपने देखा होगा पूरी तरह से जी। भरा हो। हम्म। तो अगर आप थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करते हो तो उसमें थायरॉक्सिन जो स्टोर करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ओके। जैसे मधुमक्खी शहद बनाने के बाद उसको सालों खाती है, उसी तरीके तो वो से उसको यूज करता थायरॉक्सिन है, बनने के बाद महीनों यूज होता है। यूज हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन उसको बनाना मतलब चाहे फिर T3 हो T4 हो या TSH हो, तो हमें कंसंट्रेशन, मतलब जो हमें फोकस करना है वो अपने हाइपोथैलेमस पर करना है, उसको बिना स्टिमुलेट करने हाइपोथैल की कोशिश बिना करना हाइपोथैलेमस के हो है। सकता है कि जो प्रोसेस आपका मेकिंग का है वो 2-4% एक्सेलरेट हो जाए, हम्म। लेकिन नेचुरली प्रोडक्शन बढ़ेगा बहुत ज्यादा नहीं। हम्म। क्योंकि इस पूरे प्रोडक्शन को इनिशिएट करता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जी जी। ना, TRH। अब ये TRH। TRH जो है डायरेक्ट थायराइड रिलीज नहीं करता, ये जी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाता है। जी। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन 2 जगह से बनता है। जी। हाइपोथैलेमस एंड परमात्मा को पता था ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी बनाता है। पिट्यूटरी। जी तो परमात्मा को पता था कि आगे चल के इंसान के जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं होगा। जी। इसलिए उन्होंने TSH बनने के लिए 2 अलग अलग ऑर्गन्स दे दिए कि अगर ये कम बनाएगा तो ये बना देगा, ये कम बनाएगा तो ये बना देगा। जैसे आपको 2 किडनी दी गई है, ये कम हम्म। छान रहा है तो ये छान देगा, ये कम छान रहा है तो ये छान देगा। ठीक हम्म। इस तरीके से। लेकिन जब एक पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है तो दूसरा कितना काम करता है। हम्म। तो जो एक है उसको आप स्टिमुलेट कर रहे हो किससे, उसको आप उज्जैन। स्टिमुलेट कर रहे हो ऊंचाई से। तो जी ऑलरेडी फंक्शन कर रहे हो, कितना और बढ़ा देगा। एक इंसान काम कर रहा है, जी। अब उसको आप 2 डंडे और लगा लो या थोड़ी डांट और लगा लो, बेचारा हो सकता है थोड़ा और ज्यादा काम कर दो। हम्म। पर 2 लोगों का काम तो अकेले नहीं कर पाएगा वो। जी। तो इसलिए ऊंचाई जो है ये बेहतर थायराइड हेल्थ के लिए अच्छा है। हम्म। बट एक बार अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन आ गई तो सिर्फ ऊंचाई से काम नहीं। हम्म। ठीक है। जी। ओके सर। सर एक चीज और मैं पूछना चाह रही थी, वो एक आपने उस दिन उसी सेशन में आपने क्रिया बताई थी जिसमें अपनी टंग को ट्विस्ट करके अपो अपो पैलेट के ऊपर रब कर रहे हैं, कुछ एम से उसका नाम था, मार्क पे, अ, मुद्रा,
आपने मार के मुद्रा और नहीं समथिंग। नहीं नहीं, मांडुकी मुद्रा बताई होगी पर किस। मांडुकी, यस। ये पीसीओडी वाला जो मैं पढ़ रही थी, जो आपका सुन पीसीओडी, रही थी। पीसीओडी के लिए बताया ना तो। हाँ हाँ हाँ। तो वो भी स्टिमुलेट करती है हमारे थायराइड ग्लैंड। वो बेसिकली क्रेनियल प्रेशर रिड्यूस करता है। मेढक जो है वो कभी स्ट्रेस में नहीं होता। हम्म तो वो एक प्रैक्टिस है जो आपके स्ट्रेस लेवल को थोड़े समय के लिए कम कर देती है, हम्म। जिससे आपका हाइपोथैलेमस बेहतर फंक्शन करेगा। बेहतर। तो कोई ठीक भी है सर। इंसान मांडुकी मुद्रा करता है तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ठीक सिर्फ मांडुकी मुद्रा करने से ये बेनिफिट मिले ऐसा नहीं है। वो पूरा ठीक है। मैंने बताया ना, वो जो पूरी चीजें हैं, जो पूरी चीजें एक साथ की जाएंगी तो फायदा। ठीक है सर। Yes, okay. गुड आफ्टरनून सर। जी तो महिमा बताएं। सर ना, अगर किसी को हियाटल हर्निया 9 mm का है तो जी, उनको कुंजल क्रिया कराई जा सकती है? 9 mm तक कुंजल कराया तो जा सकता है, लेकिन आज भी मैं कहूंगा कि कुंजल से भी ज्यादा अच्छे उपाय हैं आपके पास, हम्म। तो उनकी तरफ जाएं। जैसे अच्छा। कुंजल से बेहतर उपाय आपके पास जो है वो शंख प्रक्षालन का है, लघु शंख प्रक्षालन का। अच्छा, लघु संघ प्रक्षालन। लघु शंख प्रक्षालन पे जाएं। आप कल्प पे जाएं, स्पेशली जो है छाछ का कल्प जो है वो बेहतर होगा, क्योंकि हाइटल हार्निया का कंडीशन ऐसा है जो एक बार अगर डेवलप हो जाए तो रिवर्स नहीं होगा। हम्म। कुंडल करने से प्रेशर और बढ़ेगा, तो हो सकता है परफोरेशन साइट और ज्यादा परफोरेट हो जाए, तो वो और बढ़ जाए। ओके। तो कभी भी किसी को भी हाइटल हार्निया हो तो हम्म। उसको ईसोफेजियल रिफ्लेक्स से बचना चाहिए। और कुंजल एक ईसोफेजियल रिफ्लेक्स प्रोसेस हम्म। है। ईसोफेजियल रिफ्लेक्स की वजह से ही हाइटल हार्निया है। हम्म। राइट। जब वही चीज हम और कर रहे हैं, हम तो उसको और एग्रीवेट करेंगे। हम्म। सर, एक और क्वेश्चन है। जी। सर, जैसे कोई स्टूडेंट नया आता है योगा ट्रेनिंग के लिए और वो ऑलरेडी जिम ट्रेनिंग, कैलिथेनिक्स करते हैं, उनकी मसल मास काफी अच्छी है, तो फिर उनको भी वहीं से ही स्टार्ट करवाना चाहिए? उनके लिए एक अच्छी सलाह दे रहा हूँ, थोड़ा लाइटर नोट पे है, अदरवाइज मत लीजिएगा। उनके लिए एक बेत की छड़ी बनवाइए, डंडा। हम्म। और आते ही क्लास में ऊपर से नीचे तक पूरी अच्छे से कुटाई कीजिए, और जाने के बाद ऊपर से नीचे तक पूरी कुटाई कीजिए। ये लाइटर नोट पे था, लेकिन इसका मतलब समझिए क्या है। कि आते वक्त भी उनको जो है उसी तरीके से पवन मुक्त सीरीज जैसी एक्सरसाइजेस करनी है, और जाते वक्त भी इसी तरीके से पवन मुक्त सीरीज तरह की एक्सरसाइज। तो ऐसे लोगों को शुरुआती 50 दिन तक तो कम से कम आसन नहीं, ओके। पहले 50 दिन तक कम से कम 45-50 मिनट रोज पवन मुक्त सीरीज ही कर। ओके। अब क्यों ऐसा करना है? क्योंकि जब भी आप मसल्स को ज्यादा ट्रेन करते हैं तो मसल्स क्या करती हैं, डेवलप हो जाते हैं। हम्म। ब्लड वेसल्स तो सेम है, तो ब्लड वेसल्स पे क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी कम ऑक्सीजन पे भी मेटाबॉलिज्म करती है। तो जब कम ऑक्सीजन पे मेटाबॉलिज्म करेगी तो रिजल्ट में, जब आपने ये मेटाबॉलिज्म का बेसिक प्रोसेस पढ़ा होगा, तो इसमें माफ कीजिए, जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है तो रिजल्ट में पानी बनता हम्म। है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड ही कन्वर्ट होगी तो अल्कोहल बनेगा। राइट। तो इसलिए ऐसे लोग, जिम में जो लोग बहुत अच्छी वेट ट्रेनिंग करते हैं, एक समय के बाद आप देखो जुनूनियत की हद तक वो वेट ट्रेनिंग करने लगते हैं। यस सर। सर, उनको पवन मुक्त मतलब ये डेली फिर थोड़ा वो लगता है कि डेली ये करना है। इसीलिए तो आपको लाइटर नोट पे बोला है ना, डंडे से मार। हम्म। तो तो उनको मसल पहले मास। शुरू में मेंटली ट्रेन करना होगा कि भैया देखो, अगर आप वाकई ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हो तो ये 50 दिन तक ये करना पड़ेगा। नहीं चाह रहे तो आपकी मर्जी है। क्योंकि हम्म। जिम जाने वाले जितने भी लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जिम की एक्सरसाइज बुरी है, हम्म। जिम जाने वाले जितने भी लोग हैं, अगर वो कूल डाउन स्ट्रेचेस नहीं करते, उनका लिम्फेटिक ड्रेनेज अच्छा नहीं है, तो उनकी मसल हेल्थ की
जो कंडीशन है वो डे टू डे डिटोरिएट होती जाएगी, बाद में उनको नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो ट्रू इसी है। चीज को इम्प्रूव करने के लिए उनको जो सबसे जरूरी चीज है वो है पानी। ओके सर। सर आपने ना एक बार वो बताया था कि रिसेंटली अभी योगा सर वगैरह का जो ये अरेस्ट हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुए थे सर, उसका क्या रीजन बताया था कि वो लोग प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं कि बहुत फास्ट जाते हैं, तो मैं वो समझ नहीं पाई थी। देखिए, कोई भी इंसान जो हेल्थ के ऑप्टिमम स्तर पे नहीं है, मोटा पतला से बहुत फर्क नहीं पड़ता। हेल्थ की जो परिभाषा है वो ये है कि आपका शरीर सही से मेटाबॉलिज्म कर रहा हो, तो आपके पास पूरे दिन भर 24 घंटे चलाने के लिए जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है वो आपकी बॉडी खुद से बना रही है, न कि कहीं से उधार है। एक इंसान की सैलरी 1 लाख है, ठीक, लेकिन उसके खर्चे 1,20,000। तो जब वो किसी को बताएगा कि 12 लाख रुपए का पैकेज है, तो लोग क्या बोलेंगे? मस्त है यार, ठीक ठीक चल रही होगी इसकी लाइफ। और कहीं अगर वो छोटे शहर में रहता हो और फिर बोले 12 लाख का पैकेज है, तो लोग पक्का बोलेंगे ठीक ठीक चल रही है इसकी life। हम्म। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया 10 साल बाद, और उसने सुसाइड कर लिया। हम्म। कारण क्या था? अब बाहर से सुनने वाला कोई भी इंसान इस बात को ट्रस्ट कर पाएगा कि यार ये 12 लाख रुपए का पैकेज था, उसके ऊपर से इसको इतना कर्जा हो गया कि इसको सुसाइड करना पड़ा। तो हमारी बॉडी भी ठीक इसी तरीके से काम, अगर हम किसी एक्सट्रीम एक्टिविटी पे होते हैं और उस एक्टिविटी के अगेंस्ट बॉडी न्यूट्रिशन नहीं करती, तो हम्म। कार्टिसोल का कंजप्शन बहुत बढ़ जाता ओके। है। अगर आपको याद हो, मैंने अपनी क्लास में एक बहुत अ, मंजू, मैं थोड़ा तेज बोल देता हूँ, थोड़ा गले की वजह से मैं धीरे बोल रहा था। मैंने अपनी क्लास में बहुत जरूरी चीज बोली थी। एक बार खाना खाने वाला योगी है, दो हम्म। बार खाना खाने वाला भोगी है, 3 बार खाने वाला रोगी है। राइट? हम्म। जो कम एक्सरसाइज करता है वो अच्छा इंसान है, जो ज्यादा एक्सरसाइज करता है वो शैतान है। ठीक? तो यस। आप क्यों शैतान है सोचो। क्योंकि जब ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, बॉडी नीड्स मोर कैलोरी, तो ज्यादा खाना पड़ेगा। ज्यादा खाओगे, ज्यादा ताकत आएगा, तो और ज्यादा विषय वस्तुओं में आपका मन लगेगा। तो फिर आप क्या करोगे? और ज्यादा लाइफ के लिए अट्रैक्शन डेवलप करोगे। फिर आपको गुस्सा भी ज्यादा आएगा, लोभ भी ज्यादा होगा, मोह भी ज्यादा होगा, क्रोध भी ज्यादा होगा, है ना? और इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है, वो आपकी वासनाएं भी उसी तरीके से विकसित होंगी। तो ज्यादा खाना, ज्यादा मेहनत, कम खाना, कम मेहनत। हम्म। ठीक? तो यस। जिनके बारे में आप पढ़ रही थी, आपने देखा होगा कि उनका खाना कम था, मेहनत बहुत ज्यादा। राइट है। तो जब किसी भी इंसान का खाना कम होगा, मेहनत ज्यादा होगी, तो उसका नर्वस सिस्टम प्रभावित होगा, उसकी बॉडी मैक्सिमम उधार पे जिएगी, तो सुसाइड तो उसको करना ही करना है। गॉट इट सर। तो एक्सरसाइज करना बुरी बात बिल्कुल नहीं। आप किस उद्देश्य से एक्सरसाइज कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। अब जैसे कोई इंसान सिर्फ सुंदर दिखने के लिए एक्सरसाइज कर रहा है, हम्म। तो क्या करना है कि उसको खाना भी अच्छे से खाना है और मेहनत भी अच्छे से करना है, क्योंकि उसका पहला ऑब्जेक्ट क्या है? सुंदर दिखना। दूसरा इंसान क्या है कि वो चाहता है कि वो उसके दिन भर के सारे काम एक्टिव और एनर्जेटिक होके निपटा पाए। तो उसके लिए लाइट एक्सरसाइजेस ठीक है, लाइट खाना, लाइट एक्सरसाइजेस ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में खाना गड़बड़ होगा तो वेट थोड़ा उसका ज्यादा हायर साइड पे होगा। उसके बॉडी कॉम्पोजिशन अच्छे नहीं होंगे तो हो सकता है वेट थोड़ा हायर साइड पे हो, है हम्म। ना? या हो सकता है अगर बॉडी कॉम्पोजिशन अच्छा हो सकता है थोड़ा पतला हो, देखने में थोड़ा ज्यादा पतला दिखे, लेकिन वो फिट होगा।
तो एक पतला इंसान अगर वो अंदर से हेल्दी नहीं है तो बेकार, एक मोटा इंसान अगर वो अंदर से हेल्दी है तो कंपेरेटिवली बेटर। लेकिन एक मोटा इंसान और अंदर से हेल्दी नहीं है, ये दोनों ही परिस्थिति में सबसे बुरा है। क्योंकि मोटे इंसान की अगर एक्टिविटी कम होगी तो उसके ऑर्गन्स को तकलीफ पहुंचने की संभावना ज्यादा है। गॉट इट सर, ठीक। थैंक यू सर। सर मुझे एक सवाल थे क्वेश्चन। पूछिए। सर इम्प्लांटेशन के टाइम पेट में दर्द होता है? किस टाइम पे? इम्प्लांटेशन के टाइम, जो कंसीव होने से पहले इम्प्लांटेशन के टाइम स्टमक में पेन हो रही है, लोअर एब में? इम्प्लांटेशन पूछ रहे हैं आप? जब हाँ ये सर। जब बेबी जो है वो फेलोपियन ट्यूब से आके यूट्रस में चिपकता है, ओके सर। इसी प्रोसेस को क्या पूछ रहे हैं ना? हाँ हाँ। हाँ ये सर। देखिए क्या होता है कि जब ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं ना तो उसमें बहुत सारा बीटा एचसीजी बनता है। और इस बीटा एचसीजी की वजह से एक छोटू सा 60 ग्राम का यूट्रस है, उसमें जब कोई चीज इंटर करेगी तो वो थोड़ा स्ट्रेच होगा। तो सर थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही। तनाव होना, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होना बिल्कुल नेचुरल है टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन। लेकिन बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो फिर आपको आपके डॉक्टर से सलाह लेके प्रोजेस्टेरॉन की दवाई जरूर ले लेनी चाहिए। क्योंकि शुरुआती 14 दिनों तक आपकी बॉडी नेचुरली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाती है। अगर ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सही रेशियो में नहीं मिलेंगे तो इम्प्लांटेशन में दिक्कत आती है। तो अगर किसी को प्रीवियस मिसकैरेज की हिस्ट्री है, अगर किसी के यूट्रस में थोड़ी बहुत सूजन है, तो ऐसे लोगों को एहतियातन प्रोजेस्टेरॉन लेना चाहिए। अदरवाइज नेचुरल थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, बाकी नहीं। हाँ, ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकती है क्योंकि हॉर्मोन्स बदल रहे होते हैं। तो थोड़ा बहुत ब्रेस्ट में टेंडरनेस, थोड़ा बहुत यूट्रस पे खिंचाव नेचुरल। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आई नो टाइम हो गया है बट क्या पूछ सकती हूँ? नहीं तो मैं बाद में पूछूंगी। ओके। मैं ये जानना चाहती थी कि जो मतलब जो आपका पीसीओडी वाला सर सीरीज है। डिस्कनेक्ट हो गया। जी सुनीता, डिस्कनेक्ट हो गया? हाँ सर, अभी ज्वाइन किया वापस। मैंने कहा सुनीता कि थोड़ा बहुत दर्द होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर ज्यादा दर्द हो रहा है और पीछे कोई मिसकैरेज की हिस्ट्री है तो डॉक्टर से मिलना जरूरी है। ओके सर। सर ये स्टेज में तो योगा बंद कर देना चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल। इस परिस्थिति में अगर आपको पता है कि आपको कंसेप्शन हो चुका है तो आपको लाइट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी ठीक होगी, पैदल चलना ठीक होगा, थोड़ा बहुत गर्दन कंधे पैरों की एक्सरसाइज भी ठीक होगी। लेकिन कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन लेके आ रही हो या पेल्विक स्ट्रेच लेके आ रही हो, ये नुकसानदायक हो सकता है। ओके सर। तो और मेरा इसलिए एक नया जब क्लाइंट है, वो कंसिप के लिए शुरू कर रहे थे, तो ऐसा कंप्लेंट था तो मैंने इसलिए बंद कर दिया। फिर सोचा नहीं, सर को एक अगर बार पूछ कंसेप्शन हो लेते। गया है तो 12 हफ्तों तक का ब्रेक लीजिए। 12 हफ्ते के बाद एक स्कैन होता है, एनटीएनबी स्कैन। उस स्कैन के बाद अगर प्लेसेंटा पोजीशन ठीक है, सर्विक्स अच्छा है, तो दोबारा एक्सरसाइज फिर से स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है। सर बटरफ्लाई वगैरह तो कंटिन्यू रख सकते हैं? नहीं सुनीता, आप हमारा कोर्स अभी नहीं देख रही क्या? नहीं नहीं, उसके बाद की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप हमारा कोर्स देख रही कि नहीं? देख रही, पहले ये बताइए। सॉरी बटरफ्लाई सर। तो मोस्टली आफ्टर 30 वीक्स करवाते हैं। आप हमारा कोर्स देख रही कि नहीं देख रही सुनीता? नहीं सर, अभी थोड़ा क्लास में बिजी हूँ तो नहीं देख सकती हूँ। मैं अभी नेक्स्ट वीक से फिर शुरू करूंगी, देखना चालू करूंगी। कोर्स देखिए सुनीता, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। ओके सर, श्योर सर। हाँ जी। सर मेरा सर
जी सर। जी सर, प्लीज बताएं। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रही थी, वो जो हमारा पीसीओडी वाला सीरीज है उसमें जैसे अगर जिन्हें हार्मोनल इश्यूज हैं, वेट गेन हो रहा है, वेट कम नहीं हो पा रहा है, तो वो उनके लिए भी हेल्पफुल वो सिर्फ हेल्पफुल दो है। लोगों के लिए है, जिनका एंड्रोजन या जिनका प्रोलैक्टिन बढ़ा हो, बस, और किसी के लिए नहीं है। और बाकी चीजों के लिए फिर आप जो पेड कोर्स देख रही हैं उसमें देखिए प्लीज। अच्छा। जी। ओके। और सर एक चीज मैं ये जानना चाह, तो मतलब वो वेट लॉस के लिए भी नहीं है? अगर वो नहीं सीरीज हम करते हैं तो उससे नहीं, वेट लॉस में कोई फर्क नहीं वेट पड़ता? लॉस तो देखो, एक्सरसाइज करोगे, कैलोरी डिफिशिएंट होगा तो डेफिनेटली होगा, लेकिन हम्म। वेट लॉस का वो प्लान नहीं। और वो वो प्लान हार्मोन इनफर्टिलिटी। रिस्टोरेशन के लिए है, हार्मोन्स का प्रोडक्शन और हार्मोन्स का जो मिसयूज है, जो स्पेशली जो आपने उसमें देखा होगा, एसपीजी बाइंडिंग और वो लिवर फंक्शन जो है, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमने मंडूकासन बताया हुआ है, कोणासन बताया हुआ है, और स्पाइन को स्ट्रेच करके सीधा रख के और मेडिटेटिव। में काफी आसन है, त्रिकोणासन वगैरह और जी, ये सारी। तो ये इसीलिए है क्योंकि वो हॉर्मोन्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। जी वो जी। सिर्फ हम कुछ क्लिनिकल, दो क्लिनिकल कंडीशंस को, क्योंकि 5 दिन में बहुत ज्यादा नहीं हो सकता था, तो दो ही क्लिनिकल कंडीशंस पे डिस्कशन हुआ। ओके सर, एक रिक्वेस्ट थी, आई डोंट नो मतलब आपके लिए कितनी फिजिबल होगी और सारे लोग इंटरेस्टेड हैं या उसमें या नहीं, बट आई एम एक्चुअली कीन टू डू दैट। अगर आप कोई ऑनलाइन मतलब जैसे आप ये फ्री सेशन ये वाला लेते हैं, तो अगर आप वंस अ वीक प्रैक्टिस सेशन भी ले सकें ताकि थोड़ा सा, आई शैलजा, मीन। स्वभाव से आपका सवाल बिल्कुल सही है, बट प्रॉब्लम क्या है प्रैक्टिस सेशन लेने में कि अभी भी आप देख रहे हो सिर्फ एक स्क्रीन ऑन है सीमा जी की। नहीं नहीं सर, आज एक्चुअली मेरी सर तबीयत इससे ठीक ना नहीं है हमारी इसलिए जो मैं। मिस्टेक है आप वो क्लियर हो जाएगी। नहीं नहीं, सिर्फ ये आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने पहले किया है प्रैक्टिस सेशंस। संडे ओके। मॉर्निंग हमने कई बार प्रैक्टिस सेशंस किए हैं। और बट फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि मतलब जो लोग एक्चुअली दे आर इंटरेस्टेड ओनली दोज पीपल विल ज्वाइन, और उसमें स्क्रीन ऑन ही रखेंगे, अदरवाइज यू कैन पुट देम इन अ वेटिंग रूम। अब ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, चलिए सोचते हैं इस पे। हाँ, जरूर हम थोड़ा सा इसमें, हो जाएगा सर तो हमारे लिए थोड़ा सा जरूर मतलब वो हो जाएगा। इट जरूर वुड बी हम। गुड अगर हम सैटरडे कर पाएंगे, ताकि 1 घंटा संडे 1 घंटा सैटरडे निकाल सकें। और ठीक है जी सर। शैलजा, हम इस पे विचार करते हैं कि इसको कैसे पॉसिबल कर पाएंगे, क्योंकि हमने ठीक है। बीच में प्रैक्टिस सेशंस किए थे, स्पेशली जो लोग हमारा रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं या जो लोग हमारे पेड वर्जन में हैं, हम उनके लिए ये प्रैक्टिस सेशन प्लान किए थे वीकेंड का। पर वो बहुत सक्सेसफुल हुआ नहीं, क्योंकि सब, अब कोई पैसा दिया है और वो बोले कि नहीं नहीं हम सिर्फ आके देखेंगे, हम करेंगे नहीं, तो हम उनको जबरदस्ती वेटिंग रूम पे डाल दें या उनको हटा दें, वो भी नहीं ठीक था। तो इस वजह से फिर हमने वो आइडिया ही ड्रॉप कर दिया, क्योंकि एक दो लोग प्रैक्टिस करते थे, बाकी सब लोग आके सिर्फ देखते थे। नहीं नहीं तो सर, थोड़ा सा मतलब वैसे करके कर लेते कि जो लोग ज्यादा सीरियस हैं उन्हीं को आप इनवाइट ऐसा करो ना, करें। एक बार ग्रुप पे एक पोल कर लो। हाँ, आई जस्ट डू हाँ, दैट। अगर 50 लोग भी तैयार हो गए तो मैं हम्म। हर हफ्ते एक प्रैक्टिस सेशन रख लूंगा। ठीक ग्रुप है में सर। 100 से ज्यादा लोग हैं, 50% लोग भी अगर रेडी होते हैं तो मैं हर हफ्ते एक प्रैक्टिस सेशन रख लूंगा। ठीक है। ठीक है सर। ऑल राइट, ठीक है सर, Fine। कोशिश करेंगे सैटरडे रखें। जी, कोई कोई बात नहीं, डेज मैं फ्लेक्सिबल रख सकता हूँ सैटरडे मंडे। आप एक बार पहले पोल करके देख लो, पेड वाले ओके। ग्रुप में करिएगा। जी जी। जी, पेड वाला मैं क्वेश्चन आंसर वाले में नहीं हाँ जी, हाँ करूँगी? जी, हाँ जी, वो पेड ग्रुप है ना, उसमें जितने लोग हैं सब सेशन देखने वाले लोग हैं। ऑल राइट सर। जी, ठीक है सर। ओके। थैंक यू, नमस्कार। सो आप सबके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं, अगले संडे फिर मिलेंगे। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। वेरी मच सर। नमस्ते थैंक यू सर, सो थैंक मच। यू।